हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवे। आई एम योर टीचर सुशील जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने अभी तक मैटर के बारे में पढ़ा है, क्या होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब के बारे में पढ़ा। और लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस स्टार्ट किया था वो था हमारा मोल कंसेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बोला था कि है। तो आज हम मोल कंसेप्ट में ही आगे बढ़ेंगे। आई होप कि कल आपको मैंने जो न्यूमेरिकल्स दिए थे वो न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई किए होंगे जरूर और आपके आंसर्स भी आ गए होंगे सारे के सारे। बट मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आंसर आपके आए हैं और क्या नहीं। मैं वेट करूंगा कमेंट्स में, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा टॉपिक और डाउट्स भी लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे। तो एक गुड न्यूज भी आपके लिए आई है कल शाम को ही कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस कम कर दिया है। तो बहुत से बच्चे तो बहुत खुश हुए होंगे कि चलिए कुछ तो कम पढ़ना पड़ेगा हमें। बट 11th के बच्चों को थोड़ा सा कम खुशी होगी एज कम्पेयर टू 12th के, क्योंकि 11th के बच्चों का सिलेबस इतना कम नहीं किया गया जितना 12th का किया गया है। और मैं अपने वीडियोस में पूरा सिलेबस करूंगा। जो सीबीएसई के एग्जाम्स के बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ उतना सिलेबस कीजिए जो बताया गया था। जो नीट और जेई के लिए है उसके लिए मैं ऑप्शनल रखूंगा और साथ में बताऊंगा कि ये सिलेबस नीट और जेई के लिए है, तो वो बच्चे वो भी कर सकते हैं। वरना चाहे तो सीबीएसई वाले बच्चे कंप्लीट सिलेबस ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके मर्जी है कि आपको कितना करना है। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज के। तो लास्ट हमने कल किया था मोल कंसेप्ट का, और मोल कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको बताए थे 3 या 4 फॉर्मूले जिससे आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो, या नंबर ऑफ मोल गिवन है तो कुछ और उससे रिलेटेड चीज निकाल सकते हो, जैसे एटॉमिक मास निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो, या कोई किसी पार्टिकल निकाल सकते हो कितने हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हो कितनी है, वो सब चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी बेस पे मोल कंसेप्ट की कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां हम मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो आज मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूं टॉपिक की, वो कर रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट से, कि मोल कंसेप्ट को हम कहां-कहां अप्लाई करके क्या-क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं 3 या 4 जो भी हैं, उनमें हम इन्हीं एप्लीकेशंस को बारी-बारी से डिस्कस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स हम सोल्व भी करेंगे और होमवर्क के लिए भी आपको मिलेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कौन-कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम मोल कंसेप्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हम आज हेडिंग बना रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। बहुत इजी टॉपिक है और इसमें से आपको न्यूमेरिकल मिलता है श्योरली एग्जाम्स के अंदर। नीट जेईई में भी आपको यहां से न्यूमेरिकल मिलता है एप्लीकेशन से, और बोर्ड के अंदर भी आपको, स्कूल एग्जाम्स के अंदर भी आपको, सीबीएसई में भी आपको यहां से आपको एक क्वेश्चन श्योरली मिलता है। तो वो कौन-कौन सी एप्लीकेशंस है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है हमारी, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना। सॉल्यूशन आपको मैंने बताया था क्या होता है। सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं वो हम मोल की हेल्प से निकाल सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन है जिसमें हम मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं। ओके, दूसरी आपकी है जिसको हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या होगा, एंड उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये उसकी सेकंड एप्लीकेशन है, टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां से हम एक तीसरी चीज भी निकालते हैं, जो हम पता करते हैं क्या, कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं यहां से, लिमिटिंग रिएजेंट का। ये कंसेप्ट भी हम मोल कंसेप्ट की हेल्प से ही पढ़ते हैं कि दो रिएक्शंस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और कौन नहीं होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। वो हम जब पढ़ेंगे वो हम डिस्कस अच्छे से करेंगे इस बात को। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसके एप्लीकेशंस बता रहा हूं कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हम मोल कंसेप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट आपको और आएगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। एक ये टॉपिक हम करेंगे, एक वीडियो हम इस पर डिस्कस करेंगे, 1 या 2 जितने भी लगेंगे इसके ऊपर, कि स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की क्या हो सकती है। इसके अलावा हम निकालेंगे इसके अंदर थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, यहां भी एक टॉपिक मिलेगा आपका। एक्चुअल यील्ड का टॉपिक इसी में आता है।
और साथ में परसेंटेज यील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये मोल कंसेप्ट की 5 एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जहां से हम क्वेश्चन करते हैं यूज करके मोल कंसेप्ट को। वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड वन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, थर्ड वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, फोर्थ वन इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन एंड लास्ट वन इज थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन। तो अब इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशन हमें करनी है, कौन कौन सी एप्लीकेशन मैं आपको करवाऊंगा वो हमें देखनी है। जो हमारी पहली एप्लीकेशन है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं अपने वीडियो में, जो मैं सॉल्यूशन चैप्टर 12 का डिस्कस कर रहा हूं। वहां मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से 2 वीडियो में करवा चुका हूं। एक वीडियो में मैंने इसके सारे फॉर्मूलेज आपको बताए हुए हैं और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने इसके न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करवाया है और करने के लिए दिए भी हुए हैं। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं जो इस टॉपिक को करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर सीधा इस टॉपिक को कर सकते हो। यहां हम इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, वहीं उस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, वो सब चीजें मैंने उन 2 वीडियोस में बताई हैं। तो आप उन 2 वीडियोस पर जाकर कंसंट्रेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर डाउट रह गए हैं हमारे, तो मैं फिर भी आपके लिए एक वीडियो दोबारा बना दूंगा जिसमें आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट आई होप कि उन 2 वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा। तो उन दोनों वीडियोस के जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और वहां से आप इस एप्लीकेशन को तो कर सकते हो। तो ये तो आपके लिए पहले से अवेलेबल है एप्लीकेशन, ये आप वहां से सोल्व कर सकते हो। तो यहां तक का टॉपिक तो हमारा हुआ खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। इसको हम करते हैं साफ, क्योंकि ये हमारी हो गई है। बस आपको वीडियो देखना है और उस वीडियो को देखने के बाद आपको कंसंट्रेशन का टॉपिक जो है वो अच्छे से आ जाएगा। अब आती है बात एम्पिरिकल फॉर्मूले की और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूले को, और उसके बाद हम टाइम बचता है तो नेक्स्ट वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट, उससे नेक्स्ट में हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में और थ्योरेटिकल के बारे में करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल कंसेप्ट को में कहां-कहां किस तरीके से यूज करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। चलिए, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालने से पहले एक वर्ड आएगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो आपको क्या बताता है, जो आपको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट है। मैं बहुत आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई इसमें कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट होगा, इसमें कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान सा है। आपको करना क्या है, आपको इस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है, जो हमें आता है कितना होगा 44 ग्राम होगा 1 मोल का। उसके बाद इसमें हमें कार्बन का मास पता है कितना होता है, 12 ग्राम। तो कार्बन का मास भी हमें पता है 12 ग्राम होता है। तो अब कुछ भी नहीं बचा, बस परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकाल दीजिए। भाई टोटल है 44, उसमें सिर्फ कार्बन है 12 ग्राम। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहां से यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है कि किसी भी कंपाउंड का मोलर मास, किसी भी एलिमेंट जो भी एलिमेंट उस कंपाउंड में उसका मास, जिसको हम x मान लेते हैं, और इनटू में क्या करनी है हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। और यहां से क्या होगा आपका, यहां से आपका ये फॉर्मूला आ गया परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। मैं लिख रहा हूं कि x क्या है, यहां पे x आपका है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। m क्या है, m आपका है मोलर मास। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए, तो आपके लिए होमवर्क
किए कि आप एक तो कैल्शियम कार्बोनेट में ट्राई कीजिएगा कि कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, कार्बन की परसेंटेज आपको निकालनी है। दूसरा आपको ट्राई करना है किसके अंदर, NH2CO NH2, इसमें आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, कितनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्राई करना है क्या ले सकते हो आप, K2SO4 ले लीजिए। K2SO4 में आपको पोटेशियम निकालना है, कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में जो है वो निकाल सकते हो। तो इसको फटाफट नोट कीजिएगा। अब यहां से हमने परसेंटेज कंपोजिशन को सीख लिया। परसेंटेज कंपोजिशन को सीखने का फायदा यह है क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर वो टर्म यूज होती है, आपको गिवन होता है कि भाई परसेंटेज कंपोजिशन इतनी है और इससे आप आगे कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो इसलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बताया कि क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशन नहीं समझोगे दोनों की तब तक कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप एम्पिरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन को समझिए, क्या कहता है। कोई भी कंपाउंड है उसमें एटम्स होते हैं, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, वो एटम से मिलकर बनता है। किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की जो रेशो है, वो जिस रेशो में प्रेजेंट है, वो हमें कौन बताता है, वो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ग्लूकोज है या कार्बन डाइऑक्साइड ही है, मान लीजिए CO2 है। अब CO2 में हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशो में है, 1:2 में प्रेजेंट है, क्लियर। और भी एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लीजिए आपने पढ़ा था C2H4, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते थे इसको, इथीन बोलते थे ना, इथीन। तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशो में प्रेजेंट है, 1:2। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन इस रेशो में प्रेजेंट है तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा उसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ आपका, ये आपका उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में एटम किस रेशो में प्रेजेंट है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला देता है। तो एक तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या था, ये मॉलिक्यूल है किसका, इथीन का, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है आपको कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। एक्चुअल नंबर में एटम कितने प्रेजेंट है, एक्चुअल में कितने प्रेजेंट है, 2, और इसमें कितने हैं, 4। तो वो क्या बताता है आपको, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल कितने एटम जो है वो लगे होंगे, क्लियर। तो यहां से क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया। तो अब समझते हैं कि भाई कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगा, वहां से आपको दोनों चीजें आ जाएंगी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे निकालना है उसको समझाने में हेल्प करेगा। तो आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हो सकता है कंप्लीट कैलकुलेशन ना हो, बट मैं आपको तरीका सिखा दूंगा कि इस तरीके से हमें हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्लियर। देखिए आसान सा है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखिए ये कह रहा है कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी जब हमने एनालिसिस करी तो हमें क्या मिला कि उसमें जो कार्बन है वो 57.8% प्रेजेंट है, क्लियर। हाइड्रोजन कितना है, 3.6% प्रेजेंट है, और जो बाकी सब बच गया वो क्या है, इसमें ऑक्सीजन है।
तो उसके बाद कह रहा है कि उस कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास है वो 166 है। इसका क्या यूज है ये आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक खास बात ध्यान रखिएगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए मोलिकुलर मास होना जरूरी है। विदाउट हेल्प ऑफ मोलिकुलर मास आप मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला होने के लिए मोलिकुलर मास का निकालना पहले जरूरी है, क्लियर, या होना जरूरी है न्यूमेरिकल में। अब देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए वो लिख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कार्बन, तो कार्बन को लिख लीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिख लीजिए। और फिर क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। उसके बाद अमाउंट कितना दिया हुआ है कार्बन का, परसेंटेज कितनी दी हुई है 57.8, हाइड्रोजन का 3.6, टोटल कितना है 100, और 100 में से ये दो तो इतने हैं, तो बाकी सब क्या बच गई, ऑक्सीजन। तो 100 में से इसको ऐड करके अगर मैं 100 में से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा। और जो ऑक्सीजन का अमाउंट आपका आएगा वो आपका आएगा 38.6। मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं, आप करके देखिएगा कितना याद है क्या। ये आपका आ गया 38.6, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका एक तरीके से मास हो गया कार्बन का, गिवन मास हो गया। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, एटॉमिक मास कार्बन का होता है कितना 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये क्या हो गया उसका एटॉमिक मास हो गया। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि मोल हमें क्या बताता है, पार्टिकल ही बताता है ना। तो 57 गिवन मास हो गया, तो बताया था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने का, गिवन मास बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय 12। सेम बात यहां करेंगे, 3.6 डिवाइड बाय 1, लास्ट में कितना होगा 38.6 डिवाइड बाय 16। जब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है हमारे पास 4.83, ये 3.6 ही आएगा, ठीक है। और 38.6 को जब 16 से करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2.41। अब क्या करना है आपको, अब इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उनको सबसे डिवाइड कर दो। तो 4.83 को भी डिवाइड किससे किया 2.41 से, 3.6 को भी किससे किया 2.41 से, 2.41 को भी किससे किया 2.41 से। अब जो यहां नंबर आ रहे हैं आपके, ये कैलकुलेशन करने में जो नंबर आएंगे आपके, मैं सीधा आपको बता देता हूं। ये आपका नंबर आएगा यहां से 2, यहां से आएगा 1.49, हम 5 मान लेते हैं कंप्लीट कि 1.5 आएगा, तो 1 ही आएगा। ये आपकी आ गई रेशो, बट ये रेशो जो आ रही है, ये रेशो आपकी फ्रैक्शन में आ रही है। हमें चाहिए कंप्लीट नंबर एटम्स के लिए, क्योंकि एटम कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते है ना, एटम तो कंप्लीट नंबर होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो कि ये नंबर कंप्लीट हो जाए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कंप्लीट हो जाए। 2 से कर दे, 2 से करेंगे तो कार्बन कितने आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कार्बन हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो ये क्या आ गया उसका, ये उसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो आई होप कि यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जो परसेंटेज दी हुई है उसको एटॉमिक, उनके एटम के एटॉमिक मास से डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनमें जो सबसे छोटा नंबर है उनको बाकी सबसे डिवाइड कर दीजिए, और जो नंबर आएगी वो रेशो आ जाएगी। कंप्लीट नंबर आते हैं तो अच्छी बात है, होल नंबर आते हैं तो नहीं आते हैं तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि वो एक होल नंबर में बदल जाए, तो वहां से आपको मिलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसको साफ, क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होता है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू में n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला था इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू में n। अब ये निकालना है, ये रहा मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, तो बचा क्या निकालना n। तो अब n कैसे निकालते हैं, देखो n का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय
इंपेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास तो ये रहा 166, इंपेरिकल मास जो निकलता है वो इंपेरिकल फॉर्मूला से निकलेगा। देखिए मॉलिक्यूलर मास किससे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, वो तो हमें चाहिए है। और इंपेरिकल मास किससे निकलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला से। जब इसका मास निकालोगे कैलकुलेशन करके तो वो 83 आएगा, ठीक है। 12, इसको 12 से भाग लीजिए, इसको 300, इसको 32 और 48 प्लस 3 कितना जाएगा, 83 आएगा आपका ये, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें कितना आएगा ये 2, तो n कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H3O2 इनटू में 2, तो क्या बना C8H6O4। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे और यहां से आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक बिल्कुल छोटी सी बात रहेगी बतानी, उसके बाद आपका ये टॉपिक लगभग मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, कई बार क्या होता है, कई बार आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास देने की बजाय वो वेपर डेंसिटी एक वर्ड यूज करता है, वेपर डेंसिटी, इस तरह से। अब आप कहोगे सर हमें तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए, अब वेपर डेंसिटी दे देगा तो कैसे करेंगे। ये एक अवागेड्रो हाइपोथेसिस जो हम करेंगे उसका एक एप्लीकेशन है जो यहाँ यूज हो सकता है। वो एप्लीकेशन क्या है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो डबल होता है वेपर डेंसिटी का। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में किसी में वेपर डेंसिटी भी दिया हुआ है तो भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। सिर्फ करना क्या है, आपको डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो किन्हीं न्यूमेरिकल में अगर आपको वेपर डेंसिटी मिल जाए तो डरिएगा मत, सिर्फ वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। क्लियर, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। वेपर डेंसिटी वैसे होती क्या है, वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी गैस जो आपको गिवन हो, डिवाइड बाय क्या करना है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां से आप वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, कई बार न्यूमेरिकल्स में ये भी होता है, तो ये होता है, तो वहां से आप कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, बहुत इजी टॉपिक है। आपको आई थिंक एक क्वेश्चन में समझ में सब कुछ आ गया होगा। अब मैं आपको उसके 2-4 न्यूमेरिकल दूंगा जो आपको करने हैं ट्राई, और उसके बाद मुझे उसके आंसर बताइएगा। तो अब आपके पास आएंगे इसके 3 या 4 सिंपल से न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल देने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहूंगा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो इस तरीके से आप लेंथ तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में फटाफट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो उसके लिए भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। अब उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको बताता हूं मैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का आपका सीधा तरीका हो सकता है कि परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट जो आपको दी हुई है हर एलिमेंट की, उसको डिवाइड कीजिए 100 से और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास जो आपको दिया होगा, और डिवाइड आपको करना उसको एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कार्बन के लिए कर रहे थे हम, तो कार्बन के परसेंटेज मॉलिक्यूलर मास 166 और कार्बन का एटॉमिक वेट, वहां से आपको कार्बन का नंबर मिल जाएगा। ऐसे भी हाइड्रोजन के लिए, ऐसे फिर ऑक्सीजन के लिए, और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने की जरूरत वहां से नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ज्यादा नहीं दिए हैं, बट ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने ऐसे दिए हैं जो आपको थोड़ा सा हिला के रख देंगे कि अरे हाँ सर ने क्वेश्चन तो दिए लेकिन जोरदार दिए हैं। तो ये 2 जोरदार क्वेश्चन आपके मैंने दिए हैं और आई होप कि आप इनको ट्राई करोगे। जो बच्चे नीट और जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जरूर इन क्वेश्चनों करके देखिएगा कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, वो क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जो बच्चे अभी अभी इंपेरिकल फॉर्मूला सीख रहे हैं, मोल कंसेप्ट सीखे हैं, वो भी ट्राई कीजिएगा। नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि सर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, तभी मैं आपको इसके सॉल्यूशन दोबारा लाके दूंगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।